नमस्कार साथियों, लिटरेचर लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आप लोगों के समक्ष टीजीटी का सिलेबस लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। और मैं आप लोगों को कुछ बुक्स भी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा टीजीटी का सिलेबस क्या है और उसमें हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला बिंदु है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, परंपराएं, परिस्थितियाँ, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। एक वर्णानुक्रमी पद्धति है, वर्णानुक्रमी पद्धति है, और दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरा है विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। तो जो वर्णानुक्रमी पद्धति है, जो वर्णानुक्रमी पद्धति है, इसका प्रयोग गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। किसने किया है? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। और जो दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति, इसका प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया है। ये जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। कितने लोग? 3 लोग, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है एग्जाम में, विकल्प 4 रहते हैं, उसमें दे देता है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक ऑप्शन कोई और दे देता है। पूछ लेता है कि इसमें कौन मिस्र बंधुओं में नहीं आता है, इसमें कौन मिस्र बंधुओं में नहीं आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और उसके बाद है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। उसके उपरांत लास्ट में आ जाती है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त, ये लोग आते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हुई। इसके उपरांत हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां और परिस्थितियां पढ़ेंगे कि कौन सी धार्मिक प्रवृत्ति रही है या कि सामाजिक प्रवृत्ति क्या रही है उस समय की, और किन किन चीज़ों का उस समय प्रयोग हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आ जाता है आदिकाल। आदिकाल में हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपभ्रंश साहित्य। और अपभ्रंश साहित्य पढ़ने के उपरांत सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य पढ़ते हुए हम आदिकालीन गद्य साहित्य तक पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश साहित्य में एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। क्या बताना है आंसर? कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है, जिसको आता हो। उसके बाद आ जाता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे सराहपा को, सबरपा को, कड़ाहपा को, लुईपा को, बिरूपा को, डोम्बिपा और कुकुरपा को पढ़ेंगे। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है।
तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम देवसेन की रचना श्रावकाचार को पढ़ेंगे, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 933 ईस्वी में। इसे हिंदी की पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। उसके बाद आ जाता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में हम मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ को पढ़ेंगे, और गोरखनाथ जी की रचनाएं आत्मबोध, नरवय बोध, ज्ञान तिलक और सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, और इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि पंक्तियां भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो पंक्तियों को भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाता है रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य में खुमाड़ा रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, इन सभी रासो ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे, और यह भी देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो में कितना समय है, जो समय माना गया है इसमें कितने समय हैं। तो इसमें 69 समय हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और विकल्प में 68 है, तो आप लोगों को 68 ही लगाकर आना है और वही सही माना जाएगा। इसके बाद रासो साहित्य के बाद हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है खालिक बारी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और विद्यापति के कितने नाम हैं, विद्यापति को किन किन नामों से अभिहित किया गया है, इसको भी हम देखेंगे, और किन किन विद्वानों ने कौन कौन सा नाम इन्हें दिया है। और इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका को भी पढ़ेंगे। कीर्तिलता एक प्रेम परक ग्रंथ है, जबकि कीर्तिलता एक वीर परक ग्रंथ है, और कीर्ति पताका एक प्रेम परक ग्रंथ है। इसके उपरांत हम आदिकालीन गद्य साहित्य पढ़ेंगे। आदिकालीन गद्य साहित्य। आदिकालीन गद्य साहित्य में रोडा कवि को पढ़ेंगे, ज्योतिश्वर ठाकुर को पढ़ेंगे और दामोदर पंडित जी को पढ़ेंगे। इस प्रकार अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और आदिकालीन गद्य साहित्य को पढ़ते हुए हम भक्तिकाल पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? संत काव्य। और संत काव्य में नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, इन लोगों के जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, इनकी रचनाएं और पंक्तियों को विस्तृत रूप से देखेंगे कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और पंक्तियां कौन सी हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। उसके बाद सूफी काव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूफी काव्य। और सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जासी जी को पढ़ेंगे, और चंदायन रचना है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे मुल्ला दाऊद ने लिखा है। और यह भी जानेंगे कि सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसे मानते हैं, कौन किसे मानता है, कितनी रचनाएं मानी गई हैं, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाता है राम काव्य। राम काव्य के अंतर्गत हम लोग रामचरितमानस की रचना जो हुई है, तुलसीदास जी ने किया है, इसको भी पढ़ेंगे। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं इसको भी देखेंगे, और रामचरितमानस कब लिखा गया, तो यह संवत 1631 ईस्वी में लिखा गया, और इसको लिखने में कितना समय लगा इसके बारे में भी जानेंगे। और तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं हैं और किन किन रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और किन रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, इसको भी समझेंगे। उसके बाद आ जाता है कृष्ण काव्य। क्या आ जाता है? कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के अंतर्गत हम वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे, सूरदास जी को पढ़ेंगे और विट्ठल नाथ को भी देखेंगे।
और इनके शिष्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन वरिष्ठ कवि है, कौन कनिष्ठ कवि है, कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल, तो रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि बिहारी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कबीर जी, तो कबीर दास को पढ़ेंगे। और रीति मुक्त कवि घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, इन लोगों को भी पढ़ेंगे। और रीति बद्ध जो कवि हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रीतिकाल का अध्ययन हम बहुत ही विस्तृत तरीके से करेंगे। उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आधुनिक काल का नामकरण और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं आधुनिक काल की, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंतर्गत आने वाले सभी कवियों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, सभी कवियों को पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को जानेंगे और इनकी जो पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं उनको भी पढ़ेंगे। अब जैसे भारतेंदु जी ने मुकरियां लिखा है, किसके आधार पर लिखा है? अमीर खुसरो के आधार पर इन्होंने मुकरियां लिखा है। तो मुकरियां का मतलब ही होता है कि कही हुई बात से मुकर जाना। जैसे इन्होंने कहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसै, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस कर तनमन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, हे सखी साजन, हे सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो यहाँ पर एक बार तो बताया जा रहा है कि वो साजन हैं, फिर कहा जा रहा है कि नहीं वो अंग्रेज हैं। तो मुकरियों मतलब कही हुई बात से मुकर जाना। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उससे मुकरा जा रहा है और लास्ट में बताया जा रहा है कि वो अंग्रेज हैं। इसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो साकेत में कितने सर्ग हैं, कब लिखा गया, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है छायावाद। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ को पढ़ेंगे। जिन लोगों को पता हो कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यह भी बताएं कि किसे ब्रह्मा कहा जाता है, किसे विष्णु कहा जाता है और किसे महेश कहा जाता है, ये भी बताने का काम करें। उसके बाद आ जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को भी हम पढ़ेंगे कि प्रगतिवाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, प्रगतिवाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है। और उसके बाद प्रयोगवाद पढ़ेंगे और नई कविता भी पढ़ेंगे। प्रयोगवाद में हम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को पढ़ेंगे। अज्ञेय ने 4 तार सप्तक लिखा है, एक तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक तार सप्तक में कितने कवि हैं और वो कौन कौन से कवि हैं। और इसको याद करने का आप लोगों को तरीका भी मैं बताऊंगा, जिससे चारों तार सप्तक के 7 चौक 28 28 कवियों का नाम आप आसानी से याद कर सकें और कौन से कवि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसके अंतर्गत हम आपको निबंध पढ़ाएंगे कि पहला निबंध कौन सा है और किसने लिखा है और किसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है, इसको भी आपको बताने का काम मैं करूंगा। उसके बाद आपको नाटकों की दुनिया में ले चलूंगा। कहाँ ले चलूंगा? नाटकों की दुनिया में। अब जैसे प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है, तो इसको किसने माना है ये भी बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी नाटक हैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी पूर्वक जो है याद करा दूंगा। उसको याद करने में आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी और आप भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद उपन्यासों की दुनिया में ले चलूंगा। उपन्यास बहुत ही बड़ी विधा है। कैसी विधा है? बहुत ही बड़ी विधा है। उपन्यासों की संख्या बहुत है। तो आपको जैसे प्रेमचंद्र जी हैं, इनके सभी उपन्यास, इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि इनके कौन से उपन्यास हैं कौन से नहीं हैं। तो इसका भी मैंने
एक उपाय खोजा है, उस उपाय के माध्यम से आप एक बार में इनके सभी उपन्यासों को बता देंगे और उन उपन्यासों की क्या विशेषता रही है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का पहला उपन्यास है और कौन सा लास्ट उपन्यास है, किसमें यथार्थवादी प्रवृत्ति है और कौन किसमें आदर्शवादी प्रवृत्ति है, ये भी बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है कहानी। कहानी में पहली कहानी कौन सी है, पहली कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं इसे हिंदी की पहली कहानी। किसको मानते हैं? इंदुमती को मानते हैं। इसके बाद हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जो छोटी छोटी विधाएं हैं, इसकी तरफ हम मुड़ेंगे और पढ़ेंगे जीवनी और आत्मकथा। तो ऐसा अधिकांश होता है कि लोग जो है जीवनी पढ़ते रहते हैं कि किसकी कौन सी जीवनी है, उसकी क्या विशेषता है, आत्मकथा भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब साक्षात्कार के लिए जाते हैं, हालांकि अब तो टीजीटी से साक्षात्कार हटा दिया गया है, लेकिन प्रवक्ता के एग्जाम में अभी भी साक्षात्कार होता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है। हम तो आत्मकथा और जीवनी रटते रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो जिसको ये पता हो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद आ जाता है संस्मरण। संस्मरण भी हम पढ़ेंगे, रेखा चित्र पढ़ेंगे और यात्रा साहित्य पढ़ते हुए गद्य काव्य और व्यंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जो भी महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार हैं, उनकी सभी रचनाओं को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके बाद आ जाता है काव्य के भेद। काव्य के भेद के अंतर्गत रस अवयव भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस अवयव भेद कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है, वीर रस किसे कहते हैं, करुण रस किसे कहते हैं, वात्सल्य रस किसे कहते हैं, भयानक रस किसे कहते हैं, रसराज किसे कहा जाता है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। कभी कभी विकल्प में 4 विकल्प दे देता है, पूछ लेता है इसमें कौन सा 33वां संचारी भाव है या कि इसमें कौन सा संचारी भाव नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। उसके बाद छंद पढ़ेंगे। छंद में हम ये जानने का प्रयास करेंगे किसे वार्णिक छंद कहते हैं और किसे मात्रिक छंद कहते हैं, किसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं और किसे सममात्रिक छंद कहेंगे। कहाँ पर विराम लगता है, बरवे छंद क्या है, दोहा छंद क्या है, सोठा छंद क्या है, ये सभी छंद हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस पे एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम आपको छंद पढ़ाने का कार्य करेंगे और पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको याद भी करा देंगे और क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। ये भी मेरी गारंटी है कि आप छंद से क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे। उसके उपरांत अलंकार आ जाता है। अलंकार में हम शब्दालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोत, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी अलंकार अर्थालंकार में आते हैं। इसके अलावा एक और अलंकार होता है उभया अलंकार। कौन सा अलंकार? उभया अलंकार। तो उभया अलंकार भी जानने का हम प्रयास करेंगे। इसके उपरांत काव्य गुण और काव्य दोष आ जाता है। क्या है? काव्य गुण और काव्य दोष। तो कितने काव्य गुण हैं, दंडी ने कितने काव्य गुण माना है, कितना दोष माना है, मम्मट ने कितना काव्य गुण काव्य दोष माना है, इसको भी हम पढ़ेंगे। पूरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे और भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां और विभाषाएं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं और कितनी विभाषाएं हैं। तो हिंदी में कितनी बोलियां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जिनको आता हो इसका आंसर वो जरूर बताएं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं ये जरूर बताने का प्रयास करिए आप लोग। इसके बाद हिंदी की शब्द संपदा। हिंदी की शब्द संपदा के अंतर्गत हम
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी शब्दों को पढ़ेंगे हिंदी की शब्द संपदा के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी की ध्वनियाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, वर्णमाला पर भी पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में। उसके उपरांत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय भी पढ़ेंगे। अब जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और जो वर्णमाला है, वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन से स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, किसका कंठ से उसका होता है, किसका तालु से होता है, तो ये सारी चीजें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद देवनागरी लिपि आ जाती है। क्या आ जाती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि भी हम पढ़ेंगे, नामकरण भी पढ़ेंगे, विकास एवं विशेषताएं पढ़ेंगे, और त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और देवनागरी लिपि में यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि क्या है, मराठी की लिपि क्या है। तो जितने सब्जेक्ट हैं सभी की लिपियों के बारे में भी आपको बताएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं व्याकरण पर। इसके बाद हम व्याकरण के बारे में देखेंगे। व्याकरण, व्याकरण में सबसे पहले लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक क्या अर्थ है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ निशान होता है। क्या होता है? निशान। और यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ निशान या पहचान होता है। चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह। कभी कभी चिन्ह लोग गलत लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं चिन्ह, ऐसे, लेकिन ये गलत है और ये सही है। चिन्ह नहीं लिखा जाता है और ना ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है चिन्ह। पहले आधा हा आता है, उसके बाद ना आता है। तो चिन्ह जो है ये लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद वचन पढ़ेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में। तो वचन भी पढ़ेंगे और कारक पढ़ेंगे। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि संस्कृत में भी कारक हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये भी बताने का कार्य करूंगा कि संस्कृत में कौन से वो 2 कारक हैं जो हिंदी में हैं लेकिन संस्कृत में नहीं हैं। क्योंकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। तो मैं आपको बताने का कार्य करूंगा कि हिंदी में कौन 2 से कारक हैं, 2 कारक हैं जो हिंदी में तो हैं परंतु संस्कृत में नहीं है। इसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इतने मैं उदाहरण आपको करवा दूंगा कि उसके उन उदाहरणों के बाहर उदाहरण एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं आपको बताऊंगा उदाहरण, उन्हीं उदाहरणों में से आपके एग्जाम में हूबहू उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसके बाद समास पढ़ेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, सभी समासों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। और लोग जो है तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो तत्पुरुष वाले में कर्मधारय लगा देते हैं और कर्मधारय वाले में तत्पुरुष लगा देते हैं। तो समास आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। इसके बाद आ जाती है वर्तनी।
वर्तनी में जो है हम आपको क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध शब्द हैं, कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं और कौन कौन से अशुद्ध शब्द हैं, इसको बताने का कार्य करूंगा। इसके बाद वाक्य आ जाएगा। वाक्य के अंतर्गत कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, इसको मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद शुद्धिकरण आ जाएगा। शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण में वाक्य शुद्धिकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे अनेक शब्द है लेकिन लोग अनेकों लिख देते हैं, तो अनेकों शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? अनेक शब्द है। अनेक अपने में खुदे बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा वहां पर। और शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप पर्यायवाची, पर्यायवाची पे मैंने बहुत ही गहन अध्ययन किया हुआ है और पर्यायवाची को इस प्रकार से लिखा है कि याद करने में तनिक भी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। एकदम बहुत अच्छी जो है क्लास पर्यायवाची की हम कराएंगे। उस क्लास में आपको पर्यायवाची इस हिसाब से याद करा देंगे कि आप भूलेंगे ही नहीं। तो पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं टीजीटी के एग्जाम में, और पर्यायवाची हम आपकी गलती नहीं होने देंगे। इसके बाद विलोम शब्द आता है, विलोम भी हम पढ़ेंगे। और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, और भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ। सुनने में तो समान लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द सुनने में तो समान लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे अंश और अंश, अंश मतलब कंधा और अंश मतलब भाग या हिस्सा। तो इस प्रकार के शब्दों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। जैसे जिसे जीता ना जा सके अजेय, इस प्रकार के वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मुहावरा पढ़ेंगे और लोकोक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुहावरा और लोकोक्ति। इंटरव्यू में प्रवक्ता के ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, ये इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का क्वेश्चन है। तो लोकोक्ति में जैसे जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल अच्छा होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा संस्कृत साहित्य। क्या आता है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। जैसे कालिदास जी हैं, तो कालिदास जी का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने अंक हैं। रघुवंश महाकाव्यम के बारे में पढ़ेंगे और मेघदूत के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं को पढ़ेंगे। और कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। और भवभूति को जी को पढ़ेंगे, भारवी को पढ़ेंगे, माघ को पढ़ेंगे और दंडी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम श्री हर्ष को पढ़ेंगे और संधि में पढ़ेंगे। संधि, संधि के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और बहुत सारे उदाहरण इस पर करवाऊंगा। इसके बाद आ जाता है समास। समास हम यहाँ भी पढ़ेंगे। शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप जैसे राम शब्द हो गया, वधु शब्द हो गया, आत्मज शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हम शब्द रूप पढ़ेंगे। उसके बाद धातु रूप पढ़ेंगे। कारक का प्रयोग पढ़ेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम आपको अनुवाद भी पढ़ाएंगे, अनुवाद करना सिखाएंगे। हम आपको अनुवाद करना सिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस हुआ। और आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ मैं आपको किताबें भी बताऊंगा, कुछ आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी किताब पढ़ सकते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी टीजीटी से दे रहे हैं तो ये पुस्तक हमारे लिए पुनीत राय की, कौन सी पुस्तक है ये? वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय। ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये किताब पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन से हमें कोई बाहर नहीं कर सकता है। केवल और केवल यही एक किताब पढ़ लें बस, हमें सिलेक्शन से कोई बाहर
नहीं कर सकता है, ये गारंटी है। और इसके अलावा गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, ये भी बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। और व्याकरण के लिए पृथ्वीनाथ पांडे जी को पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास वो किताब नहीं है तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये किताब आपके लिए पर्याप्त है। यदि इस किताब को हम तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन संभवतः इससे बाहर नहीं जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इस प्रकार से ये हमारा टीजीटी का सिलेबस हो गया। इसके बाद में टीजीटी के लिए रेगुलर क्लास आपकी रहेगी, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।